नमस्कार, मैं डॉक्टर ईमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में जनसंचार की अवधारणा के बारे में बताऊंगी। हमारा आज का विषय है जनसंचार। चर्चा के बिंदु हैं जनसंचार की अवधारणा, दूसरा है जनसंपर्क एवं जनसंचार में अंतर, और लास्ट है हमारा जनसंचार के कितने प्रकार या कितने रूप प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसंचार की अवधारणा। भारत में जनसंचार की अवधारणा काफ़ी पुरानी है। श्री P.N. महलन ने भारत की संचार व्यवस्था को महर्षि नारद तथा संजय जैसे चरित्रों से जोड़कर मौर्य वंश तथा मध्यकालीन भारत की संचार व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। वस्तुतः संप्रेषण की आवश्यकता मनुष्य को उसी प्रकार है जिस प्रकार भोजन और पानी की है। संप्रेषण या जनसंचार का एक व्यापक अवधारणा है जिसमें मनुष्य द्वारा अभिव्यक्ति के लिए सभी तरह के माध्यम, शब्द, चित्र, संगीत, अभिनय, मुद्रण आदि समाहित किए जा सकते हैं। जितनी पुरानी मानव सभ्यता है और संचार भी उतना ही पुराना है, चाहे केवल दो व्यक्तियों के बीच हो या व्यक्ति समूहों के बीच हो, संचार सभी की आवश्यकता है। ऐसा हमने भी देखा है हर जगह कि संचार की आवश्यकता हर क्षेत्र में है। संचार जीवन में धूप, हवा, पानी की तरह हमेशा अनिवार्य होता है। चाहे काम पर रहे, यात्रा प्रवास में रहे या कहीं भी रहे, मनुष्य सदैव ही संचारत रहते हैं। इसके लिए भाषा का माध्यम होना अनिवार्य नहीं है। संकेत, हाव भाव, ध्वनि, नृत्य, गीत आदि सभी के द्वारा जनसंचार स्थापित किया जा सकता है। इस तरह जनसंचार मानव की सामाजिक मूलभूत आवश्यकता एवं सहज प्रवृत्ति है। इसकी कई विशेषताएं भी हैं कि संचार जटिल, प्रतीकात्मक, समस्या युक्त एवं विरोधाभासी प्रकृति का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जनसंचार के बीच में होता है, कई लोग इसमें शामिल होते हैं, लोगों की अलग अलग सोच होती है, उनकी बातों में मतभेद होता है, इसलिए इसको विरोधाभासी प्रकृति का बताया गया है। सामान्य रूप से संचार प्रक्रिया से संदेश का आदान प्रदान होता है। संचार प्रभावी तथा सार्थक होकर भी उत्प्रेरक होता है। इसके अंतर्गत अनुभवों के आदान प्रदान की क्रिया प्रत्यक्ष एवं परोक्ष से संपन्न होती है। संप्रेषक को स्वतः ही उस सूचना, तथ्य और विचार को हृदयंगम कर लेने के बाद श्रोताओं की पसंद और संचार माध्यम पर ध्यान देना पड़ता है। संचार में सफलता और संग्राहकों की सुविधा के लिए उचित भौतिक वातावरण का उपस्थापन करना जरूरी रहता है। संग्राहक पर संदेश के प्रभाव का मूल्यांकन करना अपेक्षित रहता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि संचार सदैव सउद्देश्य संतुलित होता है, संग्राहक की क्षमताओं एवं मान्यताओं के अनुरूप तथा समय अनुसार होने पर भी प्रभावी रहता है। तो ये थी हमारी जनसंचार की अवधारणा। अब हम देखेंगे कि जनसंपर्क, जो लोगों से हम संपर्क करती है जनता एक दूसरे से, और जनसंचार जो लोगों में बातें हम प्रेषित करते हैं, उन तक संदेश पहुंचाया जाता है, इनमें अंतर क्या है? जनता से अथवा जनमत से तालमेल रखना और उसे आवश्यकता अनुसार वांछित दिशा में परिवर्तित करना ही जनसंपर्क कहलाता है। जनसंपर्क का आशय एवं उद्देश्य परस्पर मेलजोल और आपसी विश्वास के आधार पर जनता की सद्भावना प्राप्त करना और सहयोग बनाए रखना है। विद्वानों की मान्यता है कि यदि जनसंचार रथ है तो जनसंपर्क उसका सारथी है। आशय यह है कि जनसंचार को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क द्वारा निर्देशन अपरिहार्य है। जनसंचार को यदि विभिन्न माध्यमों
मौखिक एवं मुद्रित शब्द, दृश्य श्रव्य साधन, चलचित्र या रेडियो, दूरदर्शन आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संरचना और उनके प्रयोग का विज्ञान माना जावे तो जनसंपर्क उस कला को कहेंगे जिसकी सहायता से जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग करके पब्लिसिटी या प्रचार के लक्ष्यों में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस तरह जनसंपर्क एक कला है जिसकी साधना के लिए जनसंचार साधन उपलब्ध कराता है। ये दोनों समानार्थी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। जनसंचार प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी कार्य को संपन्न करने के लिए प्रयुक्त वह प्रविधि या विशेष तकनीकी व्यवस्था है जिससे उक्त काम को निश्चित रूप से संपन्न किया जा सके। जनसंचार प्रौद्योगिकी का आशय यांत्रिक व्यवस्था नहीं है। जनसंचार या सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में लिखने के साधन, कागज, कलम आदि तथा भाषा ये सब प्रौद्योगिकी के सम्मिलित रूप हैं। इसके स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि कागज, कलम, स्याही आदि हार्डवेयर हैं तो भाषा सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर और अन्य उपकरण हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जबकि कंप्यूटर में प्रयुक्त सांकेतिक निर्देश जिनसे उक्त उपकरणों का प्रयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जनसंचार प्रौद्योगिकी में 4 प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है: उत्पादों का निर्माण, प्रसंस्करण, पुनरुत्पादन और परावर्तन। जनसंचार प्रौद्योगिकी में विविध प्रविधियों एवं उपकरणों का विशाल स्तर का उपयोग भी किया जाता है। अब हम इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे कि जनसंचार के कितने प्रकार होते हैं और ये कितने रूपों में प्रचलित होता है। तो इसका पहला होता है मुद्रित माध्यम, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा है पारंपरिक और चौथा है अन्य माध्यम। हम देखते हैं कि आधुनिक काल में विभिन्न यंत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आविष्कार से जनसंचार की आशा से भी अधिक प्रगति हुई है। इस समय सूचना क्रांति अथवा सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में रेडियो, फोन, दूरदर्शन, फैक्स, टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, सेलुलर फोन, साइबर स्पेस, लैपटॉप, टेलीटैक्स, मॉडम, ई-कॉमर्स आदि उपकरणों का प्रयोग हो रहा है तथा इनसे गांव और शहरों को ही नहीं सारे राज्यों एवं संसार के देशों की दूरियां एकदम समाप्त सी हो गई हैं। जनसंचार के साधनों एवं उपकरणों का वर्गीकरण करने पर से 5-6 प्रकार अथवा रूपों को निर्धारित किया जा सकता है। वे रूप इस प्रकार हैं कि आंतरव्यक्तिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। लास्ट है हमारा पारस्परिक जनसंचार। और वर्तमान में जनसंचार के जो माध्यम प्रचलित हैं उनका भी वर्गीकरण है कि मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, पारंपरिक माध्यम और अन्य माध्यम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके अध्याय से पहले कि जो मुद्रित माध्यम है इसके अंतर्गत दैनिक, मासिक और पाक्षिक आदि सभी तरह के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं का समावेश होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में इसमें श्रव्य माध्यम रूप में प्रसार भारती का सरकारी रेडियो तथा एफएम का निजी रेडियो आता है। दृश्य काव्य माध्यम के रूप में दूरदर्शन आते हैं, उससे संबंधित सब चैनल आते हैं, ऑडियो वीडियोज़ आते हैं। फिल्म रूप में डॉक्यूमेंट्री आती है, फीचर आते हैं, विज्ञापन, फिल्मों की गणना की जाती है। पारंपरिक माध्यम के अंतर्गत हमारे लोकगीत आते हैं, लोकनाट्य आते हैं, लोकनृत्य आते हैं। और अन्य माध्यमों में हमारे जनसंपर्क प्रदर्शनी आती है, विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री आदि की गणना की जाती है। धन्यवाद।